सब लोग ध्यान से सुन लो। ये हैंडगन तो ठीक है, लेकिन ये हाई रेंज की गोलियां हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये गोलियां सरहद पर सोल्जर्स इस्तेमाल करते हैं और शूटिंग रेंज के खेल में हाई रेंज की गोलियां इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। और हम कानून के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। ओके गाइस, रेडी? यस सर। अब आप सभी लोग अपने अपने शूटिंग गॉगल्स और हेडफोन लगाएं। अब आप सभी लोग अपने अपने बंदूक उठाएं और अपने कंधे से लगाएं। आंख टारगेट पे और हाथ ट्रिगर पे, और जब मैं 3 बोलूं तो आप फायर कर देना। देखता हूं कौन कितना बड़ा निशानेबाज है। 1 2 3। सर रोहित को गोली लगी। अरे कहाँ लगी गोली? शोल्डर पे। अरे ओह गॉड, मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम घबराओ नहीं। ईशान, ये क्या किया तुमने? मार दिया इसको। Have you gone mad? तुमने अटेंडेंट पे गोली क्यों चला दी? इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो सर आप सही कह रहे, जल्दी 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 ले चलिए। चलो चलो। ये आपने सही नहीं किया ईशान। अरे बकवास मत करो। हाँ, इसमें इंसान की गलती नहीं है सिर्फ। तुम लोगों को मालूम था ना यहाँ शूटिंग रेंज पे फायरिंग हो रही है, फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? सर पर इसमें इन लोगों की क्या गलती है? ये लोग तो रेंज से हट के खड़े थे। गलती तो ईशान की है। इसे इतना टेढ़ा निशान क्यों लगाया? हाँ, खुद को स्टेट लेवल का शूटर कहते हो तुम? हर शूटर को यह सिखाया जाता है कि हैंडगन चलाना कितने जिम्मेदारी का काम है। करेक्ट। और तुम इतने सीनियर शूटर होने के बाद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे भूल सकते हो? ईशान, तुम तो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर इस अटेंडेंट को कुछ हो जाता है ना तो तुम तो बुरे फंसे। मैं अकेला क्यों फंसूंगा? अरे फंसेगे तो ये भी। अरे दिमाग खराब करके रखा है मेरा। अरे कुछ भी गोली मारती ऊपर से। कौन बोल रहा है? हैं? हेलो हेलो, लेट क्यों हुआ? लेट क्यों हुआ? रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, आ गया हूं ना। अंदर आ जाओ। अंदर? मैं अंदर आ गया हूं। सामने एक रूम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बोल अब। सामने टेबल पर एक फोन रखा है। जब तक इसकी घंटी नहीं बजती हिलना नहीं यहाँ से। ए सुन, तू मेरे साथ क्या कठपुतली का गेम खेल रहा है? जितना बोलता हूँ उतना कर। अपना मोबाइल फोन निकाल के रख बाहर। हेलो। हाँ, ये क्या?
तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर, मैं तो एक लड़की की मदद कर रहा था। वो बेचारी अपने पति को ढूंढ रही थी और मुझे कहा कि इस मिल के अंदर आके ढूंढो। मैं यहाँ पे आ गया और मुझे आते से यहाँ पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ भाग के आ गया। जब तुम यहाँ पे आए थे तो इन दोनों लाशों के अलावा किसी और को भी देखा था? नहीं सर। आप जानते हैं कि ये दोनों कौन है? सर पता नहीं सर। आप इस मिल के मालिक हैं और आप जानते नहीं कि ये दोनों अंदर कैसे आए? हाँ? सर यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इनको मरने के लिए मेरा ही मिल मिला था क्या? खामखा मुझे परेशानी में डाल दिया। और सर ये मिल तो 5 साल से बंद है और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है और ये फोन भी बंद पड़ा हुआ है। कोई वॉचमैन नहीं है यहाँ पे? सर था एक वॉचमैन, लेकिन बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से वो 1 महीने पहले गांव चला गया। दया, हाँ सर। दया, जिस तरीके से लाशें पड़ी हुई हैं और जैसे गोली लगी है इस आदमी को, लगता है उस औरत ने ही गोली चलाई है इस पर। और उसके बाद इस औरत ने आत्महत्या कर ली। तो क्या इन दोनों को गोलियां उसी गन से लगी हैं? अब ये तो बैलिस्टिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर एक और बात समझ में नहीं आ रही। अगर उस औरत को इस आदमी को मारकर आत्महत्या ही करनी थी तो इस मिल में ये टेबल, कुर्सी, फोन, इस सब का इंतजाम क्यों किया होगा? ये वैलेट मिला इसके पास। इस आदमी का नाम ज्ञान है सर, जू में रहता है। और इस औरत की तस्वीर उसके वॉलेट में है सर। सर कहीं ये प्यार का मामला तो नहीं? हो सकता है, पर उसके लिए ये सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? सर एक और बात, मैंने इस ज्ञान का मोबाइल फोन चेक किया। इसमें आखिरी 15 कॉल्स किसी प्राइवेट नंबर से आए हैं। प्राइवेट नंबर से? इस ज्ञान का इतिहास निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो औरत है कौन और उसने इसे क्यों मारा। आप लोग इन्हें पहचानते हैं? ज्ञान जी? नहीं सर, ये नहीं हो सकता सर। इन्हें किसने मार दिया? इनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये कौन है? जी ये रूपल जी हैं, ईशान की मम्मी। आप में से कोई बता सकता है कि ज्ञान जी और रूपल जी के बीच में क्या संबंध है? देखिए, हमें शक है कि रूपल जी ने ही ज्ञान जी का खून किया है और फिर खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। सर रूपल जी और ज्ञान जी की तो सगाई हुई थी और वो दोनों अगले ही महीने शादी करने वाले थे। लेकिन क्या? सर लेकिन ईशान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ये ईशान का है? जी वो रहा। क्या हुआ सर? आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? और ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। ईशान, हमें आपसे आपकी माँ रूपल जी और ज्ञान जी के बारे में कुछ बातें करनी है। देखिए सर, आपको मेरी मम्मी के बारे में जो पूछना है पूछिए, मगर मुझे ज्ञान जी के बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए ईशान, खून का मामला है, थोड़ा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। खून? किसका खून? ज्ञान जी का। क्या? पवन मिल्स में हमें उनकी लाश मिली, किसी ने उन्हें गोली मार दी है और हमें तो मैं क्या करूं? मैं मानता हूं कि मैं उनसे नफरत करता था, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। जी नहीं, आपने नहीं, लेकिन आपकी माँ ने उन्हें मारा और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या? माँ ने आत्महत्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी ईशान, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपकी माँ ने आत्महत्या की होगी? बिल्कुल नहीं सर। सर वो तो कितने खुश थी सर, हमेशा की तरह टाइम पे उठी भी, योगा की और 9 बजे ऑफिस के लिए निकल गई। सर ये नहीं हो सकता सर। संभालिए अपने आप। आपको ज्ञान जी के बारे में जो कुछ भी पता है प्लीज हमें बताइए। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा हादसा हुआ था जिसमें एक अटेंडेंट को हल्की सी चोट लग गई थी।
उस अटेंडेंट को जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब ज्ञान जी को एक फोन आया। वो फोन सुनते ही ज्ञान जी बहुत घबरा गए थे। नर्वस होकर तुरंत ही यहाँ से चल दिए। गए कहाँ थे आपको पता है? जी नहीं, कहाँ गए इसका पता नहीं चला। कितने बजे गए थे ज्ञान जी यहाँ से? तकरीबन 12 बजे। सर ईशान सर पहले ही चले गए थे, ज्ञान जी से भी पहले। सर रूपल जी ऑफिस गई थी और ज्ञान जी शूटिंग रेंज से निकले। फिर ये लोग पवन मिल्स कैसे पहुंचे? और फिर ज्ञान जी को फोन किसने किया होगा? लेकिन ज्ञान जी को मारने के बाद रूपल जी ने आत्महत्या क्यों कर ली? इन सभी सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। फाइल संभाले ना, मैं फायर करने जा रही हूँ। मैम, हाँ ये देखिए, 3 घंटे में 3 बार रिपोर्ट निकाली, फिर भी रिजल्ट वही आ रहा है। क्या रहा रिजल्ट? मैम आप खुद चौंक जाएंगी, देखिए तो सही। ये देखिए। अरे ये क्या? जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा निकला। रूपल की मौत ज्ञान जी की मौत के 6 घंटे पहले हुई है। चेक कर लो अच्छी तरीके से, देखो कुछ मिलता है क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि मैडम अपने फार्म हाउस में आराम करने गई होगी। तो अक्सर शनिवार रविवार जाया करती थी। आप उनके ड्राइवर हैं, आपको लेकर नहीं जाती थी क्या? तो जाती थी साहब, लेकिन इस बार पता नहीं। साहब उनकी मौत कैसे हुई? उनके सिर पे गोली लगी है और ज्ञान जी के सीने में। हमें शक है कि उन्होंने आत्महत्या की है। नहीं साहब, वो आत्महत्या क्यों करेंगी? क्या? ये तो पता चल ही जाएगा। आखिरी बार कब देखा आप लोगों ने मैडम को? साहब कल सुबह मैं खुद उन्हें ऑफिस छोड़ने गया था। कितने बजे? सर 9 बजे। 9 बजे। उसके पहले और उसके बाद में क्या क्या हुआ याद करके बताओ। जो चीज तुमको जरूरी नहीं लगे वो भी बताना, सब कुछ डिटेल में। ओके साहब, वो दिन मैडम लेट उठी थी, फिर जल्दी जल्दी तैयार हो गई और बगैर नाश्ता किए ही गाड़ी में जाके बैठ गई। फिर 9 बजे मैं उन्हें ऑफिस लेके गया। फिर मैडम का 10:30 बजे फोन आ गया कि गाड़ी निकालो। फिर मैं उन्हें जंबो मॉल लेके गया। जंबो मॉल? सुबह सुबह ऑफिस का काम छोड़ के 10:30 बजे वो मॉल चली गई? साहब मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं गई। क्यों? तुम्हें साथ क्यों लेके जाएंगे? पिछले 3 सालों से वो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी, उनका सामान उठाने के लिए। अच्छा, मतलब मॉल जाने का कोई प्लान नहीं था उनका, अचानक चली गई वहां पे। सर! सर लगता है रूपाली जी आत्मघाती स्वभाव की थी। ये देखिए, नाइट स्लीप 30 mg, ये नींद की गोली है सर, बहुत पावरफुल। डॉक्टर कुंदन, साइकोथेरेपिस्ट।
पिछले 1 साल से दवाई खा रही है। इधर आओ। ये रूपल मैडम किस चीज की दवाई खा रही थी? क्या बीमारी थी? अक्सर उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन 6 महीने से उनकी हालत में काफी सुधार था। सर से देखिए, रूपल जी के लॉकर में पिस्टल मिली, लाइसेंस के साथ। लाइसेंस पिस्टल? इसका मतलब रूपल जी ने आत्महत्या नहीं की? सर मैं कुछ समझा नहीं। अगर उन्हें आत्महत्या करनी होती तो अपनी पिस्टल से करती ना, या अपने घर में करती। घर से इतनी दूर मिल में जाके आत्महत्या क्यों करेंगे? सर हो सकता है रूपल ज्ञान जी को मारना चाहती थी, इसलिए इतनी दूर मिल में गई। ज्ञान जी को भी मारने के लिए अपनी पिस्टल साथ में लेके जाती विनीत। ये मामला कुछ और ही है। सर आपको किस पे शक है? फिलहाल तो सारी कड़ियां बिखरी हुई हैं। शॉपिंग मॉल, नींद की गोली, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और लाइसेंस्ड गन। इन कड़ियों को जोड़ने पे ही पता चलेगा ज्ञान जी और रूपल जी के साथ क्या हुआ था। सर ज्ञान जी और रूपल जी दोनों टॉक नाउ कंपनी का मोबाइल यूज करते थे और मोबाइल कंपनी के मैपिंग के हिसाब से रूपल जी कल दोपहर 1 बजे जंबो मॉल में थी पंडारा रोड पर, और तब से उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। और ज्ञान जी? सर ज्ञान जी की लोकेशन ये देखिए सर। हाँ, 1 बजे शूटिंग रेंज से निकले और 2:30 बजे पहुंचे पंडारा रोड, और वहां से सीलिंग होते हुए बांद्रा लिंकिंग रोड से जूहू सर्कल पहुंचे 5 बजे, और 5:30 बजे वहां से निकलकर 6:30 बजे पहुंचे पवन मिल। और 6:30 से 6:45 तक ये किसी से फोन पे बात कर रहे थे, किसी प्राइवेट नंबर पे। उसके बाद इनका फोन बंद हो गया। सर क्योंकि उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। मतलब ज्ञान जी और रूपल जी दोनों अलग अलग टाइम पे पंडारा रोड पहुंचे थे। सर ये भी तो हो सकता है कि ज्ञान जी भी जंबो मॉल ही गए हो। हम अगर क्यों और किससे मिलने? और वो आखिरी कॉल किस अनजान शख्स का था जिससे ज्ञान जी ने इतनी लंबी बात की। रतन जी सर। आज हमें किसी भी हालत में स्टॉक्स की पूरी डिटेल मैनेजर को देनी है। जी सर। एक्चुअली में ये काम पिछले हफ्ते ही हो जाना चाहिए था, पता है तुम्हें? सर आई एम सॉरी सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसके लिए मैं नहीं आ पाया था सर। जानता हूँ मैं। अब ऐसा करो, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सी गोलियाँ स्टॉक में हैं और कितनी हैं। जी सर, ये 315 बोर की सर 21 गोलियाँ हैं, और इसी का कर्टन एक पैक है सर इधर। सर ये 12 बोर की 50 गोलियाँ हैं, और ये हैं 9 mm की इम्पोर्टेड रिवॉल्वर की गोलियाँ। कितनी हैं? 35। और सर 9 mm पिस्टल की गोलियों का बॉक्स है 2 3। ये क्या? ये बॉक्स तो खुला हुआ है। हाँ सर। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर मुझे लगा कि ये बॉक्स आपने खोला होगा। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? अगर ये बॉक्स मैंने खोला होता तो क्या मैं तुमसे सवाल करता? और ये क्या? इसमें 6 गोलियां गायब है, कहाँ गई वो 6 गोलियां? सर मुझे नहीं मालूम सर। सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं सर। तो फिर क्या करूं? तुम्हारे अलावा और किसकी हिम्मत हो सकती है यहाँ से गोलियां ले जाने की? सर मैं पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, और सर 5 सालों में एक भी खाली कारतूस इधर से उधर नहीं हुआ। सर ये 6 गोलियां मैं क्यों चुराऊंगा सर? मैंने नहीं की चोरी सर इसकी। देखो रतन। जी सर। यह एक कानूनी अपराध है, और अगर इन गोलियों की वजह से कुछ हो गया ना तो उसके लिए हम दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए मुझे इस बात की रिपोर्ट मैनेजर को करनी होगी। और हाँ, वो कल तुम शूटिंग रेंज से कहीं बाहर नहीं गए थे क्या? हाँ सर, सुबह में मैं शूटिंग रेंज का दरवाजा खोलकर बाथरूम तक गया था सर। तो सर मैंने देखा कि
ईशान और जिया इधर आए। ईशान और जिया, वो भी सुबह सुबह? सर मैंने भी तो ये सवाल उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अंदर चले गए सर। उन दोनों का सुबह सुबह यहाँ आना और शाम को मिस्टर ज्ञान का खून हो जाना, ये दोनों बातें संयोग नहीं हो सकती रतन। सर आपका मतलब है कि ईशान ने ही ज्ञान जी को? डॉक्टर तारिका प्लीज मजाक मत कीजिए, ये हो ही नहीं सकता। फ्रेडी से मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आइए दिखाती हूँ। ये देखिए, रूपल की मौत दोपहर को 1 और 2 बजे के बीच हुई थी और ज्ञान जी को शाम को 6 और 7 बजे के बीच मारा गया था, ठीक उसी गन से जो गन हमें रूपल के हाथों से मिली थी। तो मतलब पहले रूपल जी का खून किया गया दोपहर को और उसके बाद ज्ञान जी को मारा गया शाम को और फिर उसी गन को मरी हुई रूपल के हाथों में थमा दिया। मतलब रूपल जी ने आत्महत्या नहीं की है, किसी ने प्लानिंग के साथ खून किया है उसका। हाँ, इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। रूपल के पेट में से मुझे अजीनोमोटो, सोया सॉस और विनेगर के कुछ अंश मिले। डॉक्टर तारिका, ये सारी चीजें तो चाइनीज खाने में होती है ना? हाँ फ्रेडी सर, रूपल ने मरने से पहले चाइनीज खाना खाया था और इसके पेट में से मुझे भारी मात्रा में सिपोक्सिन मिला है, जो नींद की दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन्होंने नींद की गोली ली थी? ली थी या धोखे से दी गई थी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जाहिर है जो इंसान नींद में होता है वो आत्महत्या तो नहीं कर सकता, क्योंकि मानसिक तौर पे वो इतना होश में ही नहीं होता है कि वो आत्महत्या कर सके। सर, जहां पर रूपल जी ने चाइनीज खाना खाया था वो नींद की गोलियां शायद वहीं पे दी गई होगी। हो सकता है फ्रेडी, दया सर को इन्फॉर्म कर देता हूं। हेलो दया सर। सर, हम एक चाइनीज रेस्टोरेंट में तो पूछ चुके हैं, वहाँ किसी ने रूपल जी को नहीं पहचाना। देखते हैं शायद यहाँ कोई पहचान ले। ध्यान रखना आगे जैसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी साहब। सर टेबल फॉर कपल सर। नहीं, हम लोग खाना खाने नहीं आए, कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल? कैसा सवाल? देखिए हम लोग CID से हैं। सॉरी सर। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? हमें थैंक यू बोलने का मौका दीजिए। अच्छा ये बताइए कि परसों दोपहर को एक आदमी और एक औरत यहाँ खाना खाने के लिए आए थे और उसी दिन उनका खून कर दिया। श्रेया? खून? जी। ये दो। शैलेश? हाँ सर बोलिए। कल ये दोनों हमारे रेस्टोरेंट में आए थे ना? अरे ये औरत जिसने शेजवान फ्राइड राइस और मंचूरियन ग्रेवी का ऑर्डर दिया था और खाते आते उनको चक्कर भी आया था, खुद भी गिर गई थी और प्लेट भी नीचे गिरा दी। हाँ सर, इसी की वजह से तो आपने रसोइया को डांटा भी था। साथ में आदमी भी था ये? नहीं साहब, आदमी ये नहीं था, आदमी और कोई था। 30-32 साल उम्र होगी और पढ़ा लिखा लग रहा था। वो दोनों कितने बजे आए थे? करीब 12 बजे। दोनों खाना खा रहे थे कि अचानक मैडम बेहोश होकर गिर गई। हम सब बहुत घबरा गए, लेकिन वो आदमी बिल चुकाकर फटाफट मैडम को लेकर निकल गए यहाँ से। मतलब औरत जानबूझ के बेहोश नहीं हुई है, नींद की दवाई दी गई थी उसे। पेमेंट कैसे किया इन लोगों ने? क्रेडिट कार्ड से सर। क्रेडिट कार्ड से? क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहिए हमें जल्दी। ये गोली आप लोगों में से कोई पहचानता? यह है बैलिस्टिक रिपोर्ट। जो 6 गोलियां शूटिंग रेंज से गायब हुई हैं, ये उनसे मैच करती है। बोलो जिया, तुमने ही चुराई थी नहीं गोली? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलो, कल सुबह सुबह ईशान के साथ तुम ही आई थी ना यहाँ? हाँ सर, ये बात सच है कि कल मैं और ईशान सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कोई चोरी की हो। इनफैक्ट मैं तो अपनी जगह से हिली तक भी नहीं थी। बट यस, ईशान लगभग 15 मिनट के लिए कहीं गायब हो गया था, है ना ईशान? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। भागने की कोशिश भी मत करें, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। सर ये सच है कि 6 गोलियां मैंने ही चुराई थी, क्योंकि मैं ज्ञान सर से नफरत करता था।
और नहीं चाहता था कि वो मेरी माँ से शादी करे। इसलिए तुमने उन्हें मार दिया? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। ज्ञान सर को मारने के इरादे से मैंने गन में चुराई हुई 6 गोलियां डाली थी और उनका पीछा करते करते मैं पंडारा रोड के जम्बो मॉल तक भी पहुंच गया था। लेकिन मेरी गाड़ी अचानक एक भिखारी से टकरा गई, इसलिए उसे देखने के बहाने मैं बाहर उतरा। लेकिन जब मैं वापस गाड़ी में आया तो मैंने देखा कि मेरी गन सीट पे से गायब थी। वो गन जो तुम्हारी गाड़ी से चोरी हुई किस कंपनी की थी? ग्रे मेटल कंपनी की थी, 9mm बोर की थी। यही है वो पिस्टल? हाँ सर, यही गन थी। यही गन तो रूपल जी के हाथ में मिली थी। झूठ बोल रहा है सर ये। खून करने के बाद ये गन इसी ने वहां रखी थी और ये भिखारी वाली कहानी भी रची हुई है। ईशान, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारी हिरासत में रहोगे, समझे? डॉक्टर कुंदन है क्लिनिक में? डॉक्टर कुंदन तो आज नहीं है। यही उम्मीद थी। कहाँ है इस वक्त? सीआईडी? क्या किया है डॉक्टर कुंदन ने? कल दोपहर 12:30 बजे पंडारा रोड के जंबो मॉल में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में रूपल जी के साथ खाना खा रहे थे। सर, रूपल जी तो उनकी पेशेंट है और अगर उनके साथ खाना खाया भी है तो क्या हुआ? क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे बाद रूपल जी की मौत हो गई। क्या? तुमने आखिरी बार डॉक्टर कुंदन को कब देखा था? सर, परसों शाम को, और हमेशा की तरह वो अपना आखिरी पेशेंट अटेंड करके चले गए थे और मैंने ही क्लिनिक बंद किया था। मतलब क्लिनिक की 2 चाबियां हैं, एक आपके पास रहती है, एक डॉक्टर कुंदन के पास। जी सर, और बल्कि मैंने भी सर का काफी फोन ट्राई किया पर सर का फोन बंद था। और अगर फोन बंद है तो उन्होंने रूपल जी को रेस्टोरेंट कैसे बुलाया? केबिन कहाँ है उनका, जरा दिखाइए। ये खून से सने हुए बाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे कुछ नहीं मालूम, बल्कि मुझे तो सर के केबिन में आने की परमिशन तक नहीं थी। मिशन नहीं थी? लगता है खाना खाने के बाद कुंदन जी यहाँ रूपल के साथ आए, यहाँ पे उसका खून किया और फिर लाश वहां ठिकाने लगा दी। सर, आपका अंदाजा ठीक निकला सर। ये देखिए, लेडीज सैंडल और खून में सने हुए ग्लव्स। ये तो रूपल जी के हैं। आपको कैसे मालूम? वो सर, एक्चुअली मुझे ना इन सैंडल्स का डिजाइन बहुत पसंद था, बल्कि मैंने रूपल जी से पूछा भी था कि उन्होंने ये कहाँ से खरीदे। अगर रूपल जी का खून डॉक्टर कुंदन ने किया है तो फिर ज्ञान जी को भी इसी ने मारा होगा। सर, एक बहुत अजीब बात है। डॉक्टर कुंदन एक साइकोथेरेपिस्ट है, फिर उन्होंने मेडिकल स्कूल में मुर्दों की परीक्षण की परमिशन क्यों मांगी? हाँ? डॉक्टर कुंदन तो जिंदा लोगों के दिमाग का इलाज करते हैं, तो फिर मुर्दा घर में मुर्दों से क्या बात करने गए थे? चाहता क्या है आदमी? और डॉक्टर तारिका, कौन सी नई बात पता चली? सचिन, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज्ञान जी का खून जिसने भी किया है, मगर गोली उतनी ही दूरी से चलाई गई है जहां पर रूपल बैठी थी मरी हुई। ये कैसे बता सकती हैं आप? ट्रेजेडी टेस्ट के द्वारा। आइए सर, ये देखिए, गोली यहां से चली और यहां से बाहर निकली। डमी के अंदर जो होल है उसकी गोलाई भी उतनी ही बनाई गई है जितनी कि उस गोली की थी, 0.9 mm। अब मान लीजिए मैं रूपल हूं। रेडी सर, जरा प्लीज लाइट ऑफ करेंगे? यस। जब रूपल हमें मिली मरी हुई तब उसके हाथ में गन इस तरह से थी।
अब ये लेजर ये साबित करेगा कि जब ज्ञान जी पर गोली चली तब खूनी कितनी दूरी पे था और गोली किस एंगल से चली। ऐसा हुआ था सब कुछ। रेडी सर, जरा लाइट्स ऑन करेंगे प्लीज। यस। एक बात समझ में नहीं आ रही। माना कि रूपल जी के हाथों में गन पाउडर लगा हुआ था, लेकिन जब ज्ञान जी की मौत हुई उससे पहले ही रूपल मर चुकी थी। तो फिर रूपल ने गोली चलाई तो चलाई कैसे? सर अगर ज्ञान जी को सामने से गोली मारी है तो फिर उन्होंने खूनी को देखा कैसे नहीं? और तो और उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश कैसे नहीं की? रेडी, कुछ तो ऐसा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे, क्योंकि दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी होगा जो मौत को सामने से आता देख अपने आप को बचाना नहीं चाहेगा। आप सब लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इसलिए रिगर मॉर्टिस की थ्योरी के बारे में तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि रिगर मॉर्टिस आखिर कैसे होता है। किसी भी आदमी के मरने के बाद उसके शरीर में केमिकल चेंजेस कैसे आते हैं। उसके मरते ही कुछ घंटे के अंदर उसका ब्लड ठंडा हो जाता है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से सिकुड़ जाते हैं। लगभग 3 घंटे बाद रिगर मोर्टिस का असर शुरू होता है और इसकी शुरुआत चेहरे से होती है और तकरीबन 12 घंटे बाद शरीर का पूरा खून जम जाता है और शरीर इतना ठंडा पड़ जाता है कि इसे हिला पाना नामुमकिन होता है। सर 48 घंटे से लेकर 60 घंटे के अंदर तक शरीर का सड़ना और गलना भी शुरू हो जाता है ना? करेक्ट, लेकिन इतने घंटे तक हम वेट नहीं कर सकते। हम लाश की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि उसे बाद में देखा जा सके कि उस लाश पे उस रिगर मॉर्टिस का कितना असर हुआ। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कोई मिलने आया है। ओके, एक्सक्यूज मी, मुझे कोई मिलने आया है। हेलो फर्गसन, ओके। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? या, आई एम गुड। आप किसी परमिशन लेटर के बारे में जानना चाहते थे? हाँ, वो डॉक्टर आरव, साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुंदन ने इस लेटर के जरिए आपसे गुजारिश की थी कि वो यहाँ आकर देखना चाहते हैं कि मर जाने के बाद आदमी के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। डॉक्टर कुंदन, ह्यूमन साइकोलॉजी डॉक्टर, मैं जानता हूँ उन्हें। इन्होंने परमिशन ली थी लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। क्या? कोई और आया था यहाँ पे राइगर मॉर्टिस की जानकारी हासिल करने के लिए? हाँ, एक लड़की थी, मेडिकल स्टूडेंट थी। 1 महीने में कई बार आती थी वो, और राइगर मॉर्टिस का लाशों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसे देखती थी। उसके बाद अपने नोट्स बनाती थी। उसके बाद हम लोग जो सारा दिन रिकॉर्डिंग करते हैं शाम को उसे भी लेके जाती थी। लेकिन इतनी टैलेंटेड और इतनी लगन वाली लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई विश के वो बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। और इस लड़की को डॉक्टर कुंदन ने भेजा था? जी। आपको उस लड़की का नाम याद है? इसका नाम जिया, जिया था उसका नाम। जिया? सर कहीं ये वही जिया तो नहीं जिसने ईशान के खिलाफ गवाही दी थी? सर मेरे पास उसका नंबर है, ये देखिए। मैंने भी जिया को कई दफा कॉल किया, ये उसका नंबर। तो नंबर मैच करना। रिगर मॉर्टिस का असर धीरे धीरे शरीर के निचले भाग पर भी होने लगेगा। सर ये वही जिया है। वही जिया है। डॉक्टर कुंदन ने रूपल को मारने से पहले जिया को यहाँ पे राइगर मॉर्टिस की जानकारी हासिल करने के लिए भेजा, लेकिन क्यों? दया, तुम्हारे इस क्यों का जवाब है मेरे पास। जवाब है? तो सब कुछ वैसे के वैसे ही सेट हो गया है जैसे कि लाश हमें मिली थी। गुड। अब एक काम करो, तुम श्रेया के साथ लाश को ले आओ। चलो। डॉक्टर साहब, यहाँ पे पुतला, बाहर उस लड़की की लाश, अब यहाँ पर क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ दया, बिल्कुल वही कर रहा हूँ। और मैंने ऊपर कैमरा भी फिट कर दिए।
जो सारी रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि हमें मॉनिटर पे पता चल जाएगा बाहर कि अंदर क्या हो रहा है। सालों के सर, इस औरत की लाश का क्या करेंगे आप? अभी पता चल जाएगा श्रेया। तुम एक काम करो, इस लाश को उस कुर्सी पर ठीक वैसे ही बैठा दो जैसे रूपल की लाश मिली थी। ओके। और जल्दी करो, इसे मरे हुए 2 घंटे 45 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में रायगढ़ मोर्टिस सेट हो जाएगा। क्विक फास्ट। ओके। गुड। गुड। तारिका, अब तुम एक काम करो, बाहर जाकर के मॉनिटर चेक करो, देखो कि सारे कैमरा सही तरीके की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं। अब श्रेया, एक काम करो, इसके हाथ में वो गन वैसे ही पकड़ा दो जैसे रूपल के हाथ में थी। क्विक। सर। और ध्यान से श्रेया, गन में गोलियां भरी हुई हैं। दया, बॉक्स में एक लकड़ी का पीस होगा, देखो जरा। ये हाँ। दया, लाश में रायगढ़ मोर्टिस सेट होना शुरू हो गया। अच्छा, तो सर मॉनिटर रूम में चल के देखते हैं आपकी मेहनत क्या रंग दिखाती है। चल। दया, जैसे जैसे रायगढ़ मोर्टिस लाश के चेहरे से उसके हाथों पर आता जाएगा, वैसे वैसे खूनी का चेहरा आईने की तरह साफ होता जाएगा। सर, जब ज्ञान जी को गोली लगी थी उस वक्त रूपल जी की मौत करीब 6 घंटे हो चुके थे, तो क्या हमें और 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा? इंतजार तो करना पड़ेगा दया। खूनी के दिमाग को परखना है तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं सर? श्रेया, अगर ये खून पहले से प्लान था तो हो सकता है कि चिंटू को यहाँ पे जानबूझ के भेजा गया। चिंटू का यहाँ पे आके लाश देखना भी प्लान हो, क्योंकि अगर चिंटू यहाँ पर नहीं आता तो हमें पता नहीं चलता इस लाश के बारे में। हो सकता है सर, लेकिन चिंटू कह रहा था कि उसे यहाँ किसी औरत ने भेजा था। हो सकता है खूनी कोई औरत ही है। इस केस में 2 औरत है, एक ये रूपल जो मर चुकी है और दूसरी ओह नो, इस चिंटू को फौरन यहाँ बुला। चिंटू, इंस्पेक्टर श्रेया बोल रही हूँ CID से। देखो, तुम जल्द से जल्द पवन मिल्स में आ जाओ। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने जो कुछ देखा था आपको बता दिया। देखो चिंटू, घबराओ मत। तुमने बताया कि एक लड़की तुम्हें यहाँ पे लेके आई। जी सर। उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ? क्या ये लड़की थी वो? सर ये वही है सर। पक्का यही थी वो? यही है। इसका मतलब दोनों खून के पीछे जिया है। रजत, फौरन जिया के घर जाओ, उसे अरेस्ट कर लो। अब वही बताएगी कि यहाँ इस फैक्ट्री में हुआ क्या था। CID? वो भी इस वक्त? जिया जी, इतनी रात को आप शूटिंग रेंज में हो सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? क्या मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और एक मेडिकल स्टूडेंट को गन्स और गोलियों में दिलचस्पी। क्यों? मुझे शूटिंग का शौक नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन मुर्दा घरों में जाकर रेगा मोर्टिस की पढ़ाई करना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। पवन मिल्स में एक आदमी को भेजना ताकि वो गोली की आवाज सुन के CID को खबर कर सके, ये बात भी कुछ हजम नहीं हुई जिया जी।
मतलब आप लोगों को सब पता चल गया? जी हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे साथ एक और आदमी भी है जो तुम्हें ये सब काम करवा रहा है। बताओ कौन है वो? जी वो मैं। हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया, लेकिन सीआरडी के शिकंजे से नहीं निकल पाएगा। ये देख। हेलो। हाँ क्या? ठीक है, तुम उस गन को संभाल के रखना, वो गन ही हमें खूनी तक पहुंचाएगी। ओके। क्या हुआ सर? किसी ने जिया पे हमला कर दिया। क्या? यानी खूनी कोई और ही है? हाँ डॉक्टर साहब, और कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट दया। 5 मिनट के अंदर ये रायगर मोर्टिस इसके हाथों पे सेट होना शुरू हो जाएगा बस। ये देख, ऐसे हुई थी मौत। पर अगर ज्ञान जी के सामने रूपल जी की लाश थी तो उन्हें वो लाश दिखी कैसे नहीं? इसका मतलब है जरूर कुछ तो होगा ज्ञान जी और रूपल जी के बीच, जिसकी वजह से ज्ञान जी को रूपल जी की लाश नहीं दिखी। लेकिन क्या? अंदर चल के देखते हैं सर। तो ये देखिए, बॉक्सर पिलर क्या है क्या इसमें? अरे तो ये है वो राज जिसकी वजह से ज्ञान जी के सामने बैठी हुई मौत उन्हें नजर नहीं आई। ये पर्दा देखो दया, ये छेद देख रहे हो पर्दे पे? पर्दे पर ये छेद गोली लगने की वजह से हुआ है। ये सर इस तरफ बैटरी और सेंसर भी लगा हुआ है। बैटरी और सेंसर? ओह, यानी कि जैसे ही गोली चली इस पर्दे पे झटका लगा और उस सेंसर को पता चल गया और ये पर्दा बंद हो गया। इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें ये पर्दा नहीं दिखा। तो शायद जब ये गोली चली ज्ञान जी के ऊपर, खूनी यहीं पर था। बस सोच समझ के प्लानिंग की है उसने। मगर सर ये किसका काम हो सकता है? वही जिसे गन्स, गोलियां और राइगर मोर्टिस की बहुत अच्छी जानकारी है, और वो एक ही आदमी हो सकता है। गुड। मायरा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, राइफल हमेशा कंधे के लाइन में होनी चाहिए। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ओके सर। ओके ओके। अब गोली बिल्कुल निशाने पे लगेगी। मायरा, अनिकेत सर जो सिखा रहे हैं वो ध्यान से नहीं सीखोगे तो जिसने रूपल जी का और ज्ञान जी का खून किया उसके जैसा शार्प शूटर कैसे बनोगे? अरे सर, ये किसी का खून तो क्या, अंधेरे में किसी को जख्मी भी नहीं कर सकती है। सर,
जिया ठीक तो है ना? जिंदा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खूनी अभी भी पकड़ा नहीं गया है। सर तो फिर आप लोग खूनी को पकड़ते क्यों नहीं है? आप जानते हैं खूनी कौन है? खूनी को मैं नहीं तो सर। मगर हम जानते हैं कि खूनी इसी शूटिंग रेंज में। आप हम लोगों पे शक कर रहे हैं? शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि खूनी आप ही में से कोई एक है। कौन है वो? पहले आप ये बताइए कि शूटिंग रेंज में बिना चेकिंग के गोली या गन लाना या ले जाना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बहुत चुस्त है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा ये देखिए, ये वही गन है जिससे जिया पर हमला हुआ था। क्या इस तरह की गन आपके शूटिंग रेंज में इस्तेमाल होती है? नहीं सर, इस तरह की गन तो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती। तो फिर ये गन शूटिंग रेंज के अंदर आई कैसे? अच्छा, आप ये बताएंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जिसकी इस शूटिंग रेंज में आते वक्त सिक्योरिटी जांच नहीं होती है? हाँ सर, एक तो ज्ञान जी और दूसरे अनिकेत सर। जब जिया पर हमला हुआ तब ज्ञान जी तो जिंदा थे नहीं, तो बचे सिर्फ अनिकेत सर। हाँ, मैं खूनी हूं। मैंने ही रूपल का खून किया है। दरअसल मुझसे ज्ञान और रूपल का रिश्ता देखा नहीं जाता था। मैं रूपल को तब से चाहता था जब वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। बहुत प्यार करता था मैं उससे, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। और उसके गम में मैंने भी कसम खा ली कि मैं सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा। लेकिन एक दिन अचानक रूपल के पति की मौत के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद किस्मत मुझे एक और मौका दे रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात रूपल को कहता, ये ज्ञान बीच में आ गया और मेरी आंखों के सामने मेरा प्यार और उसकी बेशुमार दौलत मेरे हाथों से खिसकती नजर आई। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए रिगर मोर्टिस का अनोखा तरीका अपनाने के लिए तुमने पहले रूपल जी को मारा? हाँ, और उसके लिए मैंने डॉक्टर कुंदन और जिया की मदद ली। सर, रिगर मोर्टिस इंसान के मरने के ठीक 3 घंटे के बाद उसकी लाश में असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि लाश के शरीर का कौन सा हिस्सा कब सिकुड़ना शुरू होगा? सर, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लगातार लाश का निरीक्षण और परीक्षण करेंगे तो इस लाश की एक एक पेशियां कहां और कब सिकुड़ने लगेंगी, इसका ज्ञान आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद तुमने क्या किया? फिर मैंने रूपल की लाश को ले जाकर पवन मिल्स में रख दिया। अब आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि डॉक्टर कुंदन कहाँ पे है? वो मेरे घर पर है। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। अनिकेत, दौलत की लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। 2-2 खून कर डाले तुमने। इसकी तुम्हें एक ही सजा मिलेगी, फांसी। रोल साउंड। सीन 29, शॉट 3, टेक 1। एक्शन। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कैसे भी पुलिस को फोन कर इस ड्रग डील के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। कहाँ जाऊं? हाँ हाँ, फोन बूथ। हो रहा। अरे यार, डायलॉग बोल। ये डायलॉग क्यों नहीं बोल रहा है? क्या हो गया इसको? तुमने रिहर्सल करवाई थी इसकी? सर 2 बार इसको रिहर्सल करवाई थी, पता नहीं क्यों नहीं डायलॉग बोल रहा है। क्या हो गया इसको पता नहीं। प्रॉम्प्ट कर। हेलो सर, आपको 100 नंबर डायल करके बोलना है। हेलो पुलिस। सर, मैं केतन बोल रहा हूँ। सर, आप क्या कर रहे हो? सर, आप 100 नंबर डायल करो। सर, ये वो यहाँ भूत बन के क्यों खड़ा हो गया यार? इसको पता नहीं कैमरा कहाँ लगा हुआ है यार। ये बोल क्यों नहीं रहा है? काट इट। जाओ जाके उसको समझा कर क्या रहा है वहाँ पे। कितनी बार समझाओ उसको? डायलॉग बोले यार। नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं आप भी। सुपरस्टार है,
कोई और नहीं मिला था कष्ट करने के लिए? अरे मुझे कोसना बंद करो यार। सर आप डायलॉग बोल क्यों नहीं रहे हो सर? सर सर क्या हुआ सर? सर ओ सर सर अरे क्या हो गया इनको? लगता है बेहोश हो गए। देखो, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हो गया इसे? अरे होश में लाओ इसे। अरे कोई पानी तो दो इसे। अरे इसे होश में लाओ। मेरे करोड़ों रुपए लगे फिल्म में, मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। इसे होश में लाओ। सर उठिए सर। क्या हुआ सर? एक काम करो, डॉक्टर को फोन करो। कोई डॉक्टर को फोन करो। सर रौनक सर तो मर चुके सर। क्या? हाँ सर। ऐसे कैसे मर गया? अरे बल टेलीफोन बूथ पर कोई मर सकता है क्या? अभी तो अच्छा खासा डायलॉग बोल रहा था ये। मुझे लगता है जरूर इसको किसी ने मारा होगा। अभी सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो सीआईडी। ना कोई चोट का निशान है, ना कोई घाव है, खून का एक धब्बा तक नहीं कहीं पर भी। फिर भी इसकी मौत हो गई। कैसे? तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी शूटिंग चल रही थी, मतलब ये यहाँ पर एक सीन चल रहा था। उस सीन में रौनक वहां से दौड़ के आया और या इस टेलीफोन बूथ में घुसा और फिर वहां खड़े खड़े मर भी गया। हाँ सर, मेरे बार बार डायलॉग प्रॉम्प्ट करने के बाद भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था सर। फिर मैंने टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोला सर, फिर वो मेरे ऊपर ही आकर गिर पड़े। एक बात बताओ, जब रौनक वहां से दौड़ते आया इस फोन बूथ में जाने के लिए, तब आप में से किसी को भी ऐसे लगा कि शायद रौनक को कुछ लगा हो या फिर किसी ने कुछ मारा हो जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई इधर फोन बूथ में? नहीं सर, किसी ने उस पर कोई वार नहीं किया। क्या फोन बूथ के अंदर कुछ था जिसे हमारे आने से पहले आपने मिटा दिया हो? नहीं सर, किसी ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। बड़ी अजीब बात है, किसी ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, ना रौनक के साथ यहाँ पर कुछ भी हुआ, फिर भी उसकी मौत हो गई। कैसे? सर ये मरा नहीं है, जरूर इसे किसी ने मारा। वैसे आप कौन हैं? सर मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा, तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर आप हैं और आप डायरेक्टर हैं। क्यों ये प्रोड्यूसर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रौनक की मौत नहीं, उसे किसी ने मार डाला? सर मुझे कुछ नहीं पता सर मैं तो वहां बैठा अपना शॉट ले रहा था। रौनक जी अचानक से दौड़ते हुए और खड़े खड़े उनकी मौत हो गई। तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं पता, फिर भी रौनक की मौत हो गई। सर हमने सुना है कि मिस्टर रौनक की हत्या हुई। आप लोग अंदर कैसे आ गए? सर हमने सुना है इस फिल्म के लिए आपने करोड़ों रुपए का फाइनेंस लिया था। अगर रौनक जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई तो क्या आपका दिवाला निकल जाएगा? ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग अंदर आए कैसे? सिक्योरिटी इन्हें अंदर कैसे आने दिया? सर आप बताइए। सर देखिए, तहकीकात जारी है, जैसे कुछ मिल जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक हमें जरा अपना काम करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप पंकज, कुछ मिला? नहीं सर, बूथ में कोई भी निशान या सबूत नहीं है। हाँ सर, सब कुछ ठीक ठाक है सर। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। सर आप मेरा विश्वास कीजिए, इसे मारा गया है, इसका खून हुआ है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि रौनक का खून हुआ है या नहीं, और अगर खून हुआ है तो ये भी पता लगा लेंगे कि रौनक का खून किया किसने है। समझे आप?
तारिका, इसकी मौत की वजह पता चली? इसकी मौत दिल के दौरे की वजह से हुई है क्या? नहीं। तो फिर क्या वजह? ब्रेन हेमरेज, दिमाग में खून जम जाने की वजह से मौत हुई है इसकी। लेकिन ब्रेन हेमरेज कैसे हुआ? एग्जैक्टली। इसके सर पर कोई चोट का निशान तो है नहीं, मतलब किसी ने इसके सर पर वार नहीं किया। ये बताना थोड़ा मुश्किल है। इसके ब्रेन के एक्सरे पर ये पतली लाइन देख रहे हैं आप? हाँ, क्या है? यही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब डॉक्टर तारिका, आप ही को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप हमें क्या समझाएंगे? रजत, फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि रौनक की मौत दिमाग में खून जम जाने की वजह से हुई है। तो फिर हम इसे क्या समझे, खून या कुदरती मौत? पक्का तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि खून ही है। कुछ और टेस्ट करने के बाद मैं सालों के सर के साथ इस केस के बारे में डिस्कस करूंगी और उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगी। डायरेक्टर साहब, हमें तो पता चला है कि रौनक के साथ आपका 36 का आंकड़ा था। आप रौनक को अपनी फिल्म में बतौर हीरो साइन नहीं करना चाहते थे, बल्कि आप किसी और को साइन करना चाहते थे। वो क्या है? आपको तो खुशी हो रही होगी, आपके गले का कांटा निकल गया। ये सरासर गलत है मैडम, ये सच नहीं है। रौनक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार था और हर डायरेक्टर यही चाहता था कि उसके साथ काम करे। लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से तुम मुझसे बहुत परेशान थे। क्या छिपा रहे हमसे? हाँ, मैं परेशान था, बहुत नखरे थे उसके। एक तो लेट आ रहा, ऊपर से जल्दी चले जाना, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, वगैरह वगैरह। क्या ये तुम्हारी पहली फिल्म है? नहीं मैडम, इससे पहले मैंने 1-2 छोटी मोटी फिल्में की हुई हैं, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार के साथ ये मेरा पहला मौका था मैम। मेरा तो कैरियर अभी शुरू हुआ था। मैं भला ये कैसे कर सकता हूँ? फिर कौन कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है ये घिनौना काम? संकेत, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल नहीं हूं सर, आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। उस दिन ये किसी बात को लेकर मेकअप रूम में रौनक से झगड़ रहे थे। क्या इनका और रौनक का झगड़ा हुआ था आपस में? जी सर। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जो मन में आए वो बगे चले जा रहे हो। देखिए सर, मेरे और रौनक के संबंध बहुत अच्छे थे, बल्कि मेरे पिताजी ने रौनक के पिताजी के साथ काम भी किया था। मैंने रौनक को खुद इस पिक्चर के लिए साइन किया था, क्योंकि मैं ये बात जानता था कि रौनक अगर ये फिल्म करेगा तो मेरी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। वो मुझे टाइम नहीं दे रहा था, और उस दिन तो ये क्या रौनक, डेट्स नहीं है, टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ना, डेट्स नहीं है मतलब डेट्स नहीं है। प्लीज मेरा दिमाग खराब मत कीजिए आप। दिमाग तो मेरा खराब हो रहा है। रौनक, तुम इतने अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो? याद है तुमने एग्रीमेंट साइन किया मेरे साथ। देखो, मैं सिर्फ फिल्म में एक्टिंग के पैसे लेता हूँ। ये टीवी के रियलिटी शोज में जा जाकर फिल्म को प्रमोट करने का वक्त नहीं है मेरे पास, समझे आप? इसका मतलब यह है कि तुम प्यार से नहीं मानोगे। ओह, तो तुम मुझे सुपरस्टार रौनक को धमकी दे रहे हो? हाँ? तुम कर क्या लोगे मेरा? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो तुम्हारी ये जो फिल्म है ना, इसे बीच में ही छोड़ के चला जाऊंगा। रास्ते पे आ जाओगे, समझे? मैं रास्ते पे आ जाऊंगा? मैं चुटकी भर में तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ रौनक, चुटकी भर में। बस मीडिया के सामने जाकर मैंने तुम्हारे और सुप्रिया के रिश्ते की बात बता दी तो तुम उसी समय बर्बाद हो जाओगे रौनक। रास्ते पे मैं नहीं, तुम आओगे, तुम। सुप्रिया? सुप्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? सब कुछ जानता हूं मैं रौनक, तुम्हारे और सुप्रिया का राज सब पता है मुझे। बस मीडिया के सामने जाकर मुंह खोलने की देरी है। संकेत जी, आपस के झगड़े में आप सुप्रिया को बीच में क्यों ला रहे हैं? प्लीज आप मीडिया से कुछ मत बोलिएगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आपकी फिल्म को प्रमोट करूंगा, कुमार जी का साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दूंगा, बट प्लीज इस राज को राज ही रखिएगा। और इस ब्लैकमेल से रौनक जी डर गए। जी, उसके तो पसीने छूट गए थे। वो मुझे मुंह मांगी डेट्स देने के लिए तैयार हो गया था, पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गया था। अब आप ही बताइए सर कि मैं अपने ही हीरो का खून क्यों करवाऊंगा? और ये औरत सुप्रिया कौन है जिसका नाम सुनते ही रौनक इतना घबरा गया था? इन दोनों का क्या संबंध है आपस में? सर क्या संबंध था ये तो मैं नहीं जानता,
एक दिन रौनक मेरे साथ ऑफिस में बैठा हुआ था। फिल्म्स के डायलॉग का नरेशन चल रहा था कि अचानक ये औरत जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस आई। वो रौनक से मिलने की जिद करने लगी। वो बहुत गुस्से में थी, चिल्लाने लगी, मेरे ऑफिस में तमाशा खड़ा करने लगी। फिर उसे देखते ही रौनक का चेहरा सूख गया। वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर उसके साथ अकेले में बात करने के लिए रौनक उसे खींचकर दूसरे कैबिन में ले गया। मतलब आपने उन दोनों की बातें नहीं सुनी? जी नहीं, पर मैं ये समझ गया कि रौनक कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। इसीलिए मैंने उसे झूठ मूठ कह दिया कि मैंने दरवाजे के बाहर उसकी सारी बातें सुन ली हैं और मुझे उसके राज का पता चल चुका है। तो ये बात है। आपके पास इस सुप्रिया का एड्रेस तो होगा ना? जी है। क्या बात है सर, कब से बेल बजा रहे हैं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। लगता है कोई घर में नहीं है। ठीक है, बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। अच्छी तरीके से घर चेक करते हैं, देखो कुछ मिलता है क्या। ये देखिए सर, रौनक और सुप्रिया की फोटो उस कमरे में किताब के अंदर छिपा के रखी थी। सर ये देखिए। माय गॉड, तो ये चक्कर है। मैरिज सर्टिफिकेट। सर रौनक जी और सुप्रिया जी शादीशुदा थे। और अगर सुप्रिया रौनक की बीवी थी तो ये बात इतने सालों तक उसने लोगों से छुपा के क्यों रखी? रौनक जी तो रहे नहीं, अब ये बात उनकी पत्नी सुप्रिया जी बताएंगे। मैम। यस प्रिया। कान की स्किन मैंने चेक की है, वहाँ कहीं मुझे गन पाउडर नहीं दिखा। ओके। तो फिर हम लोग चलते हैं? नहीं मतलब यहाँ रुकने का कोई फायदा मुझे तो नहीं दिख रहा। फायदा है रजत। क्या? इंतजार खत्म हुआ आप लोगों का। रौनक की मौत गोली से हुई है। गोली से? डॉक्टर तारिका, पहले आपने कहा था कि मौत खून जम जाने के कारण हुई थी, और अब गोली से? मैंने टेस्ट किया है, इसकी मौत गोली से ही हुई है। लेकिन उसके शरीर पर कहीं गोली लगने का निशान तो है नहीं। ना ही कहीं से खून निकला है, फिर गोली से कैसे मौत हुई? क्योंकि ये एक अजीब तरह की गोली है, बिल्कुल सुई जितनी पतली। रौनक के दिमाग में एक तरफ से घुसी और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। अब आप ये भी बता दीजिए कि गोली चली कहाँ से? ये ढूंढना तो आप लोगों का काम है ना। वैसे फोन बूथ के बाहर से चली होगी। फोन बूथ का कांच बिल्कुल सही सलामत है। सर हो सकता है कांच में छेद इतना छोटा हो कि हमें दिखाई ना दिया हो सकता है श्रेय, एक काम करते हैं, फोन बूथ के कांच को एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं, पता चल जाएगा गोली बाहर से चली थी या अंदर से। फोन बूथ की ग्लास से कुछ पता चला क्या? नहीं सर, अभी तक 3 कांच की जांच हो चुकी है,
चौथे की जारी है। इसमें एक जेल है, इसे हम इस कांच के ऊपर डालेंगे। इस कांच पर फैलाने के बाद इसे एक सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। अगर कांच में कहीं भी कोई क्रैक या छेद हुआ तो ये जेल उस कांच के अंदर जाकर अटक जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस कांच में वो छेद कहां पर है। सर, हमने टेलीफोन बूथ को अच्छी तरह से चेक किया था, अंदर कोई सुराग नहीं था। नहीं सर, कांच में ना तो कोई क्रैक है और ना ही कोई छेद। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? बाहर से कोई भी हथियार बूथ के अंदर आया ही नहीं, फिर ये खून हुआ तो हुआ कैसे? चकनाके के 3 ऑफिसर्स को मार दिया। ये काम अकेले सुप्रिया का तो हो नहीं सकता। जरूर सुप्रिया के साथ कोई था जो उसकी मदद कर रहा है। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं दिख रहा। चकनाके पे सीसीटीवी कैमरा तो होना चाहिए। सर, वो रहा सीसीटीवी कैमरा, मगर टूटा हुआ है सर, वायर भी लटक रही है। लेडीज बैग शायद सुप्रिया की होगी। सुप्रिया का ही है। उसका लाइसेंस, उसके क्रेडिट कार्ड्स। हो सकता है सर कि इन तीनों ऑफिसर्स ने सुप्रिया को बस में देखा, उसे बस में से उतारा और फिर हमारे आने तक उसे यहाँ पे बिठा के रखा। हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर सुप्रिया अपने साथियों के साथ इन तीनों ऑफिसर्स का खून करके भाग गई तो फिर उसने ये पर्स यहाँ पे क्यों रखी? इसी सवाल का तो जवाब ढूंढना है फ्रेडी। कोई भी मुजरिम इतना बड़ा सबूत पीछे छोड़ के क्यों जाएगा? हो सकता है वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। तारिका, वो सुई जैसी गोली रौनक के एक कान में घुसी और दूसरे कान से निकली, और निकली बड़ी तेजी से। जाहिर सी बात है वार दूर से ही हुआ होगा। 1 मिनट। नहीं रजत, वार दूर से नहीं हुआ। तो फिर कहां से हुआ? एकदम नजदीक से, फोन बूथ के अंदर से। लेकिन डॉक्टर तारिका, हमने पूरा फोन बूथ चेक किया था, कांच भी सही सलामत थे। फिर कहीं वो गोली इस फोन के रिसीवर से तो नहीं निकली थी? नहीं श्रेया, रिसीवर से गोली नहीं निकली थी, क्योंकि रौनक को दाएं कान में से गोली घुसी और बाएं कान से गोली निकली, और उसने रिसीवर अपने बाएं कान में पकड़ के रखा था। यानी जो कुछ भी था जिसमें से वो गोली निकली थी वो दाएं कान के करीब था। हाँ, हमें फिर से उसी जगह जाना पड़ेगा।
जहां पे रौनक की लाश मिली थी। सर, हमने पूरे एरिया को सील कर दिया है। वेरी गुड। अब देखते हैं, अगर हमारी नजरों से कुछ छूटा है तो अभी मिलना ही चाहिए। सर, शूटिंग के लिए जो फोन बूथ यूज किया था वो इधर रखा गया था। हाँ, फोन बूथ इधर था और उस फोन के असिस्टेंट डायरेक्टर ने यह बताया था कि रौनक वहां से दौड़कर आया और इस फोन बूथ में आके खड़ा हो गया, फोन किया। जैसे ही वो असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पर आया, उसने फोन बूथ का दरवाजा खोला, तब रौनक अपने पीठ के बल ऐसे यहाँ गिर गया। सर, ये मिस्टर रौनक सुपरस्टार थे मगर एक्टर अच्छे नहीं थे। पंकज, हम यहाँ रौनक के एक्टिंग के बारे में डिस्कस करने नहीं आए, समझे? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था कि उनको कभी डायलॉग याद ही नहीं रहते थे, इसलिए तो वो ईयरफोन पहनते थे डायलॉग प्रॉम्प्ट सुनने के लिए। क्या कहा तुमने? ईयरफोन? ईयरफोन? छोटा सा ईयरफोन, वो माइक्रोफोन, कॉर्डलेस। वो तो हमें लाश के ऊपर से नहीं मिला, फिर माइक्रोफोन गया कहां? वो माइक्रोफोन ढूंढो, ढूंढो, यहीं कहीं आसपास ही मिलना चाहिए। ये देखिए सर, यही तो है वो माइक्रोफोन, यही है। उठाओ इसे, संभल के, ध्यान से। तो ये है वो माइक्रोफोन। देखो कितना छोटा सा माइक्रोफोन है, कितना छोटा सा। लगता है कुछ गड़बड़ है इस माइक्रोफोन में। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना तो। ये देखो, माइक्रोफोन की जाली फटी हुई है, छेद है उसमें। जाली अंदर से बाहर की तरफ फटी हुई है, अंदर से बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ फटी हुई है, इसका मतलब है इस माइक्रोफोन के अंदर कोई ऐसी चीज फिट की गई थी जो बड़े जोर से अंदर से बाहर की तरफ आई। तारिका, ऐसे ही चक्कर लगवाती रहेंगी या कुछ बताएंगी भी? मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द खूनी तक पहुंचे। दरअसल एसीपी सर बहुत गुस्से में। क्यों? क्योंकि खूनी तो दूर, अब तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि खून हुआ कैसे। मगर
मुझे पता चल गया है कि खून कैसे हुआ। कैसे? इस ईयरपीस पर कोई लोहे की चीज, पिन या सुई वगैरह लगी हुई थी जो रौनक के ब्रेन के आर पार हो गई। आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इस ईयरपीस पे ये छोटा सा छेद तो आप लोग देख रहे हैं। इस जाली के लोहे के अंश रौनक के भेजे में मिले लोहे के अंश से मैच होते हैं। इसका मतलब वो चीज जाली से निकलकर रौनक के कान से होते हुए उसके दिमाग में घुस गई। हाँ, लेकिन इतना शक्तिशाली वार करने के लिए इस ईयरपीस में कोई यंत्र, कोई ट्रिगरिंग डिवाइस तो होगा जिसने फोर्स के साथ उस पिन को बाहर फेंका होगा। नहीं, इस पे ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है। ये ईयरपीस मैंने अच्छी तरह से चेक किया है। तो फिर उस पिन से वार हुआ कैसे? वो पिन अपने आप तो बाहर नहीं निकली होगी। ये पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। तब तक हमें उस आदमी का पता लगाना होगा जिसने ये खास किस्म का ईयरपीस बनाया है। इस प्रॉम्प्टर को ध्यान से देखिए। क्या ये आपके यहाँ का है? हाँ, ये तो हमारे यहाँ का ही माल है। पर ये आपको कहाँ से मिला? ये तो रौनक के पास था। रौनक की लाश के पास से। क्या? जी हाँ, रौनक का इस प्रॉम्प्टर से खून हो गया है। सर, पर ये तो एक छोटा सा माइक्रोफोन है। इतनी छोटी चीज से किसी की जान कैसे जा सकती है? जान जा सकती नहीं, बल्कि जा चुकी है। ये देख रहे हैं आप, इस प्रॉम्प्टर की ये स्पीकर की जो जाली है, इसमें शायद किसी ने पिन डाला था। क्या ये पिन आपने डाला था? जी हाँ, बिल्कुल, ये पिन मैंने ही डाली थी। लेकिन क्यों डाला था ये पिन आपने? सर, रौनक जी के ऑफिस से उनकी सेक्रेटरी का फोन आया था। उनकी सेक्रेटरी? कोई औरत? हाँ, एक औरत थी और उसी ने मुझे कहा था ये पिन प्रॉम्प्टर के स्पीकर में डालने को। उसने कहा और आपने मान लिया? हाँ, पर तभी मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था। उसने कहा था कि रौनक जी एक एक्शन सीक्वेंस शूट करने वाले हैं जिसमें खूब उछलना कूदना होगा, इसलिए उन्हें ये पिन चाहिए थी जिसकी वजह से प्रॉम्प्टर कान में अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन सर, रौनक की तो कोई सेक्रेटरी नहीं थी ना? हाँ श्रेया, इस खूनी ने ये खून बड़ी बारीकी से प्लान किया था। मुझे तो लगता है कि सुप्रिया का भी हाथ है इसमें। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। जिस तरह से वो सिक्योरिटी ऑफिसर को मार के भागी चकनाके पे, उससे तो यही लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। सुप्रिया को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, जल्द से जल्द। डॉक्टर तारिका, उस ईयरपीस में कोई यंत्र था या नहीं, कुछ पता चला? नहीं श्रेया, यंत्र ईयरपीस में नहीं बल्कि फोन के रिसीवर में था। फोन के रिसीवर में? लेकिन आपने तो कहा था कि सुई दाएं कान से घुसकर बाएं कान से बाहर निकली और रौनक ने फोन का रिसीवर बाएं कान पे पकड़ा था। तो फिर यंत्र फोन के रिसीवर में कहां से आया? दरअसल सुई ईयरपीस से बाहर फेंकी नहीं बल्कि फोन के रिसीवर से खींची गई थी। खींची गई थी मतलब? आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वो सुई जिसे रौनक की मौत हुई, मैग्नेट से चिपकी हुई। और इस चुंबक की वजह से सुई दाएं कान में घुसी और बाएं कान से बाहर निकल आई। जी हाँ, और ये मैग्नेट कोई मामूली मैग्नेट नहीं है, ये खास किस्म का मैग्नेट है जिसे नियोडायमियम मैग्नेट कहते हैं। इसकी चुंबकीय शक्ति एक मामूली मैग्नेट से 10 गुना ज्यादा होती है। और इसके अलावा इस मैग्नेट पर ये बैटरी भी लगी हुई थी अलग से, जिसकी वजह से ये शक्तिशाली मैग्नेट और भी पावरफुल हो गया। और पावर बढ़ जाने की वजह से ये सुई आसानी से मैग्नेट की ओर खिंच गई। हाँ, और फोन के अंदर इस मैग्नेट में जा चिपकी, इस वजह से हमें दिखी भी नहीं। सर, इतनी खतरनाक प्लानिंग, ये काम तो किसी इंजीनियर का ही हो सकता है। सही कहा तुमने श्रेया, इंजीनियर। सुप्रिया भी तो इंजीनियर ही है ना? वो एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। हाँ सर। सर, मुझे लगता है हमें सुप्रिया से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ श्रेया, सुप्रिया से भी और उस आदमी से भी जो ये खास किस्म का मैग्नेट बेचता है। सर, 2 दिन से मेरी बेटी लापता है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। उसके घर पे पता किया तो उसकी कोई खबर नहीं मिली।
इसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए हैं। हमें शक है कि सुप्रिया ने रौनक जी का खून किया। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता सर, ये नामुमकिन है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सुप्रिया तो रौनक की पत्नी। ये बात हमें पता है। देखिए, कुछ और लोग भी मिले हैं सुप्रिया के साथ जो उसकी मदद कर रहे हैं। सुप्रिया चेक नाके पे पकड़ी गई थी। वहां पे 3 पुलिस वालों को मार के वो लोग फरार हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं। आप मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वो किसी का खून कर ही नहीं सकती। अरे रौनक का तो कभी नहीं। वो दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। कॉलेज में दोनों इकट्ठे पढ़ते थे सर, और पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। अगर ऐसी बात है तो फिर रौनक जी ने अपनी शादी की बात दुनिया वालों से छिपाई क्यों नहीं बताया कि सुप्रिया उनकी पत्नी है? क्योंकि सर उसे ऐसा लगता था कि एक शादीशुदा लड़का सुपरस्टार नहीं बन सकता, और इसलिए उसने अपनी और सुप्रिया की शादी सबसे छुपाई। सुप्रिया को भी कोई शिकायत नहीं थी। और 2 साल पहले। क्या हुआ 2 साल पहले? वो रौनक ने ड्रग लेना शुरू कर दिया था। उसको ड्रग की बुरी आदत पड़ गई थी। क्या? ड्रग्स लेने की आदत? हाँ सर, वो उसने जब से ड्रग लेना शुरू किया तो उसने सुप्रिया को मारना पीटना शुरू कर दिया, और फिर सुप्रिया से ये सब सहन नहीं हुआ तो उसने रौनक को छोड़ दिया और मेरे घर पर रहने के लिए आ गई। फिर 2 महीने पहले रौनक अचानक से हमारे घर में आया, और वो एक अच्छा इंसान बन चुका था, और उसने सुप्रिया से वादा किया कि मैं अब ड्रग कभी नहीं लूंगा। तो सर वो तो दोनों बहुत खुश लग रहे थे, खुशी खुशी रह रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं और जरूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। ऐसा लगता है कि सुप्रिया की माँ ठीक कह रही है। हो सकता है। अगर सुप्रिया ने खून नहीं किया है तो फिर भाग क्यों रही है? हाँ सर। नहीं सर, कम से कम 50 पीस का ऑर्डर देना होगा। हाँ नहीं, मैं डिलीवरी तो सर क्या है, डिलीवरी के लिए आपको अपने बंदे को भेजना होगा। ठीक है, मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। जी कहिए। इस मैग्नेट को ध्यान से देखिए। क्या ये आपके यहाँ से सप्लाई किया गया है? जी हाँ सर, बिल्कुल सर। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेट है और ये आसानी से नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा क्या खास है इसमें? सर ये मैग्नेट बहुत ही पावरफुल है, अर्थ मैग्नेट। लेकिन इस मैग्नेट के बारे में सीआईडी क्यों पूछताछ कर रही है? अब मैग्नेट से किसी का खून हो गया। क्या? खून इस मैग्नेट से? सर ऐसा कैसे मुमकिन है? देखिए, ये तो मुमकिन है, लेकिन आप फिलहाल ये बताइए कि ये मैग्नेट आपने किसको सप्लाई किया था? सर 2 दिन पहले एक आदमी का फोन आया था। वो इसी साइज का मैग्नेट चाहता था। सर पहले तो मैंने उसे मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक ही मैग्नेट खरीदना चाहता था और मैं तो होलसेलर हूँ सर। फिर क्या मैम, लगता है उसे इस छोटे साइज के मैग्नेट की सख्त जरूरत थी। वो 50 पीस का ऑर्डर देने के लिए रेडी हो गया। फिर मुझे क्या था, मैं भी मान गया। लेकिन आपको कैसे पता कि उसे एक ही चुंबक चाहिए था? मैम जब वो डिलीवरी के लिए आया तो मैंने उसे जब बॉक्स दिया तो उससे बॉक्स में से सिर्फ एक ही मैग्नेट निकालकर मुझसे बोला कि बाकी के सारे मैग्नेट मैं रख लूं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये बाकी के चुंबक हम देख सकते हैं? नहीं सर, वो क्या है कि जगह छोटी है ना, तो मैं स्टॉक ज्यादा रखता नहीं हूँ। ठीक है, उसका नाम बता लो। सर नाम पता भी नहीं है। उसका चेहरा तो देखा था तुमने, स्केच बनवा सकते हो? नहीं सर, उसका चेहरा मुझे याद नहीं है। तुम्हें उसने फोन किया था ना? फोन नंबर है तुम्हारे पास या वो भी नहीं है? जी, उसने लैंडलाइन पे फोन किया था सर। अच्छा, कितने बजे फोन किया था उसने? शाम को 6 से 7 के बीच। 6 से 7 के बीच? 6 से 7 के बीच जिसने भी ने फोन किया उनकी लिस्ट लिखवाओ।
सर मैंने उस मैग्नेट सप्लायर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। इस सीडी में वो सारे नंबर्स हैं जिनसे उस मैग्नेट सप्लायर को उस शाम कॉल्स किए गए थे। That's really good. अब खूनी का आसानी से पता चल जाएगा। एक काम करो श्रेया, इस सीडी को सिस्टम में रन करके देखो कोई नंबर ऐसे हैं जो इस केस से जुड़े हैं। सर ओह नो सर। श्रेया, इसका नंबर है? सर उस शाम 6 से 7 के बीच इस लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था और ये नंबर उस ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है जिसमें सुप्रिया काम करती है। ये क्या चक्कर है? मगर सुप्रिया की माँ को तो पूरा यकीन है कि सुप्रिया बेकसूर है। हाँ सर, और रौनक की मौत से सुप्रिया को कोई फायदा नहीं होने वाला था। इनफैक्ट 2 महीने पहले दोनों में सुलह भी हो गई थी। श्रेया, ये भी तो हो सकता है कि रौनक की प्रॉपर्टी के लिए सुप्रिया ने उसका खून कर दिया। लेकिन सर रौनक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे इन्वेस्टमेंट सुप्रिया के नाम कर दिए थे। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सुप्रिया के कमरे से ही मिले थे। कमाल है, अगर सुप्रिया को पहले से ही पता था कि रौनक ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है तो फिर वो रौनक क्यों मारेगी? सर यही तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं श्रेया, इस सुप्रिया के ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ये फोन सुप्रिया के ऑफिस के लैंडलाइन से आया था, उसके मोबाइल से नहीं। मतलब बात कुछ और ही है। एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज कौन है? जी मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, परेश। क्या बात है सर? देखिए हम लोग सीआईडी से और एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। हमें शक है कि आपके एक कर्मचारी सुप्रिया ने खून किया है। सुप्रिया और खूनी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर। देखिए आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन सुप्रिया ने अपने पति का खून किया है। सर ये टीवी 2 दिन से बिगड़ गया है, इमेज बराबर नहीं आ रही है। ये तो अच्छा हो गया कि यहाँ के मालिक मिस्टर शेखर यहाँ पे 2 दिन से आए नहीं है इस केबिन में। इसका मतलब ये टीवी आपको 2 दिन से प्रॉब्लम दे रहा है? हाँ जी हाँ। श्रेया, मुझे याद है कि बचपन में टीवी के सामने अगर हम चुंबक रखते थे, मेरा मतलब है मैग्नेट, तो इसकी इमेज खराब हो जाती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था ठीक से। हाँ सर, कहीं इस टीवी के पास भी तो लगता तो सही है। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर, इन मैग्नेट्स की साइज बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमें उस फोन के रिसीवर में मिली थी। ये मैग्नेट यहाँ पे कहाँ से आया? सर मैं नहीं जानता ये मैग्नेट कहाँ से आए। मैंने पूछा ये मैग्नेट यहाँ पे कहाँ से आया था? क्या जरूर कोई ना कोई आया था? सर 2 दिन पहले मिस्टर शेखर आए थे यहाँ पे रात को ये मैग्नेट्स लेकर। तो मिस्टर शेखर अपने कैबिन में आए थे 2 दिन पहले, और वो भी रात को, और इन मैग्नेट्स को यहाँ पर रखकर चले गए। इसका मतलब जिसकी तलाश हमें है वो और कोई नहीं बल्कि शेखर ही है। नीचे करो। क्या हाल बना रखा है इसका? मर तो नहीं गई? जिंदा है सर। बच गए तुम दोनों आज। आज का दिन तुम दोनों के लिए आखिरी दिन होगा। इसमें हमारी क्या गलती है सर? गलती के बच्चे, कितने घंटे हो गए, अब तक होश में क्यों नहीं आई? पूरी बोतल क्लोरोफॉर्म की सुंगा दी क्या इसको? नहीं बॉस, चेकनाका पर जब कांस्टेबल को गोली मारी तो ये भागने लगी। पकड़ने की कोशिश की तो हाथ में काट लिया, शायद इसलिए ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। कितना बोलता है तू? अब चुप कर, जाके पानी लेके इसके मुंह पे छाट। हाँ बॉस। आराम से, प्यार से।
शेखर, होश में आते ही पहचान लिया। सही कहा तुमने, सही मायने में आज पहचाना है तुम्हें। क्या करूं डार्लिंग, मैं मजबूर था। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। मुझे माफ करना प्लीज। इतना बड़ा धोखा शेखर। मैं धोखेबाज नहीं हूँ सुप्रिया, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार शेखर? पहले तुमने रौनक को मार दिया और अब मुझे यहाँ। ओह, तो ये है शेखर। इसी ने सुप्रिया को किडनैप करके रखा हुआ है। सर, कुंडों के पास गन्स है। अगर हम सीधे घर के अंदर घुसेंगे तो सुप्रिया की जान को खतरा हो सकता है। एक काम करते हैं, जिस मैग्नेट का इस्तेमाल इस शेखर ने किया था रौनक को मारने के लिए, उसी मैग्नेट का इस्तेमाल हम भी करेंगे। वो कैसे सर? याद है श्रेया तुम्हें, डॉक्टर तारिका ने क्या कहा था कि अगर इस चुंबक पे इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करो तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। बस हमें एक इलेक्ट्रिकल वायर की जरूरत है। आसपास देखते हैं, चलो। रुक! क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, सीआईडी मिस्टर शेखर। मिस्टर शेखर, जिस तरह मैग्नेट से तुमने रौनक को मारा ना, उसी तरह मैग्नेट से हमने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया। गलती भी नहीं भागने की। सीआईडी से कोई नहीं बच सकता। मैं सुप्रिया को पागलों की तरह चाहता था, लेकिन जब उसने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा है। मगर सुप्रिया तो शादीशुदा थी ना, उसकी रौनक से शादी हो चुकी थी। जानता था मैं सब, मगर सुप्रिया को मैंने 2 साल तक रोते बिलखते देखा था। वो जिंदगी से निराश हो चुकी थी, तब मैंने उसे संभाला था। वो तो अपने ड्रग एडिक्ट पति को तलाक भी देने वाली थी। उसके बाद हम दोनों शादी करने वाले थे, मगर अचानक एक दिन अचानक रौनक ने अपने ड्रग्स लेने की आदत छोड़ दी। वो सुधर गया था और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए वो अपनी शादी का ऐलान करने को भी तैयार हो गया। हाँ, सुप्रिया ने रौनक को माफ कर दिया था और वो उसके पास वापस चली गई। मेरे प्यार और एहसान को भूल चुकी थी वो। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, सुप्रिया को पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो रौनक से बहुत प्यार करती और वो उसे छोड़कर मेरे पास कभी नहीं आएगी। और इसलिए तुमने रौनक का खून कर दिया और सुप्रिया से शादी करने की प्लानिंग कर ली। अगर तुम सुप्रिया को चाहते थे, उससे प्यार करते थे, तो रौनक के खून के इल्जाम में उसे फंसाया क्यों तुमने? क्योंकि मुझे लगा कि चेक नाका के ऑफिसर्स के खून के बाद सीआईडी को लगेगा कि असली खूनी सुप्रिया ही है। मैं सुप्रिया को कानून से बचाता और फिर सुप्रिया को भी लगता कि जेल जाने से अच्छा वो मेरे साथ अंडरग्राउंड हो जाए और फिर सारी जिंदगी वो मेरे एहसानों के तले दबी रहती। शर्म आनी चाहिए तुम। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें लोग एक दूसरे के लिए बलिदान देते हैं, लेकिन तुमने सुप्रिया को पाने के लिए उसके पति का खून कर दिया। अब कानून इस जुर्म के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।